So 13.3, question number 9. Okay. Two groups are competing for the position on the board of directors for a corporation. The probability that the first and second group will win are zero point 0.6 and zero point 0.4. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is zero point 0.7 and corresponding probability 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product introduced was by the second group. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेन यहाँ पे दो ग्रुप्स की बात हो रही है, यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात हो रही है. तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस के लिए हम इवेंट लेते हैं. तो बेसिक जो प्राइमरी इवेंट्स है हमारे, वो लेट E1 जो प्रोडक्ट है ग्रुप 1 ने इंट्रोड्यूस किए हैं एंड E2 जो प्रोडक्ट है ग्रुप 2 ने इंट्रोड्यूस किए हैं. एंड जो मेन इन्होंने पूछा है कि आपको बोला है इफ फर्स्ट ग्रुप विंस, प्रोबेबिलिटी इतनी होगी एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इतनी होगी अगर सेकेंड ग्रुप जीत जाता है. सो बेसिकली ग्रुप जीतने की प्रोबेबिलिटी वो कर रहे हैं, राइट. तो आपका जो कॉमन पोर्शन है जो हम ए इवेंट लेते हैं वो क्या है कि जीतना है कंपटीशन आपको. ठीक है. अब इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था बेस थ्योरम के लिए आप सबसे पहले E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखेंगे. अब E1 इवेंट डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में the probability that first and second group will win are 0.6 and 0.4, ये win की probability है. And probability of introducing a new product is 0.7 और दूसरे सेकेंड ग्रुप की 0.3 है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने को हमने E1 इवेंट बोला है. ठीक है. तो E1 इवेंट मतलब इंट्रोड्यूस करने वाली वो 0.7 आपको दे रखी है और जो सेकेंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किए हैं प्रोडक्ट उसकी 0.3 दे रखी है. तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने पहले वाली प्रोबेबिलिटीज नहीं लिख देनी है 0.6 एंड 0.4. यहाँ पे ध्यान से सेंटेंस पढ़ने कि आपने क्या इवेंट लिया. आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट लिया. ठीक है. तो उसकी ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी. देन जब आप E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A बाय E1. ठीक है. E1 क्या है कि ग्रुप 1 ने इंट्रोड्यूस किया है और A क्या है कि विन कर लिया कंपटीशन. तो ये वाली प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है कि फर्स्ट ग्रुप ने अगर विन किया है तो 0.6 है और जो सेकेंड ग्रुप है दे विल विन अगर 0.4 है प्रोबेबिलिटी. तो यानी A बाय E1 फर्स्ट ग्रुप की 0.6 है और यहाँ पे A बाय E2 भी निकालना होता है. सेकेंड ग्रुप ने विन किया है, इट इज 0.4. ठीक है. नाउ कम्स कि आपने निकालना क्या है. द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप, कि जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो सेकेंड ग्रुप से हुआ है. यानी कि आपके पास सेकेंड ग्रुप यानी कि E2 की आपको निकालनी है. और ऑब्वियसली जो नया प्रोडक्ट है वो जीतना तो है ही है, सेकेंड ग्रुप ने चाहिए किया, जीतना तो है ही है. सो आपने E2 बाय A निकालना है. तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 अपॉन, क्योंकि ये आपका फेवरेबल आउटकम है, नीचे आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम आती है. तो टोटल नंबर इधर प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A बाय E2. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिख रखी हैं हमने सब ये चारों निकाल दी. आप यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, दिस विल बी योर आंसर. ओके. हाँ जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10th क्वेश्चन. 10th में देखिए आपको बोला है सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई. इफ शी गेट्स 5 or 6 शी टॉसेस द कॉइन 3 times and notes the number of hits. If she gets 1, 2, 3 or 4 she tosses the coin once, notes whether head or tail is obtained. If she obtains exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4, 5 with the die? अब आप देख रहे हो कितनी सारी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हर स्टेटमेंट पिछली वाली स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है. यानी आपको यहाँ से क्वेश्चन के फॉर्मेट से पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है. ठीक है. अब जो इन्होंने अभी तक स्टेटमेंट में बोला है एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखो यहाँ पे एक लड़की है जिसने एक डाई थ्रो किया. अब डाई थ्रो करने की दो कंडीशंस है. पहले अगर इफ शी गेट्स 5 और 6 देन वो क्या करेगी, फिर से एक टॉस करेगी कॉइन 3 बार.
एंड जब वो 3 बार टॉस करेगी तो वो नंबर ऑफ हेड्स काउंट करेगी। बट अगर डाइस थ्रो करने पे 5 और 6 ना आके 1 2 3 और 4 आया तो वो क्या करेगी, कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करेगी और नोट करेगी कि क्या टेल आया है या हेड आया। ठीक है, ये चीज है आपकी। अब देखो थोड़ा समझ लेते हैं, अगर वो 5 और 6 अगर उसको मिलता है, जैसे ये फर्स्ट केस है, ठीक है, तो वो 3 बार कॉइन को टॉस करेगी। अगर 3 बार करेगी तो देखो एक कॉइन के दो ही हिस्से होते हैं, या तो हेड और टेल, और कितनी बार टॉस करना है, 2 का क्यूब, 3 बार। सो आपके पास यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 आएंगी। तो जब आप आउटकम्स बनाते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं टोटल नंबर। अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं कि एक कॉइन जब 3 बार टॉस हुआ तो क्या आया, मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था। देखो 8 है आपके पास, 8 का आधा कर दो, 8 का आधा इज 4। तो आप क्या करोगे, 4 टाइम्स ऐसे h लिखोगे, 4 टाइम्स t लिखोगे, फिर 4 का आधा कर दो 2, फिर आपने क्या करना है 2 टाइम्स h, 2 टाइम्स t, एच एच टी टी, फिर 2 का आधा कर दो 1, यानी कि 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t। इस तरीके से आप करेंगे तो क्या होगा कि गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली इस तरीके बनता है। अगर उसके पास 5 और 6 आता है तो जब कॉइन को 3 बार टॉस करेगी तो ये आपकी आउटकम्स बन रही है। ठीक है, अब इन आउटकम्स में उसने क्या बोला कि जब ये आउटकम्स उसके पास आ जाएंगे तो क्या करेगी, नंबर ऑफ हेड्स नोट डाउन करेगी। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर हम इवेंट देखें, जो मेन इवेंट है वो ये है ना कि या तो उसके पास 5 और 6 आएगा, या उसके पास 1 2 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पे मेन इवेंट लेट E1 की डाइस में 5 और 6 शो करे, E2 की डाइस में 1 2 3 और 4 शो करे। अब बात आती है कॉमन इवेंट ए इवेंट की। अब ए इवेंट में देखिए क्या बोला है, इफ शी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 हेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब एक हेड आना चाहिए, ये मेन बात है। तो ए इवेंट क्या है कि एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो हम बाद में देखेंगे, वो फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने इवेंट्स लिखे हैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले E1 इवेंट की निकालनी है कि डाइस 5 और 6 शो करेगा। तो देखो एक डाइस में कितनी आउटकम्स होती हैं, टोटल 6 आउटकम्स होती हैं। अब 1 से लेके 6 तक 6 ही हुई। अब 5 आए या 6 आए तो दो ही ऑप्शन हो सकती है ना, तो 2/6। ऐसे ही E2 यानी कि 1 2 3 4 शो करे, तो टोटल 6 है और कितने फेवरेबल आउटकम्स है आपके पास, 1 2 3 4, यानी कि 4 फेवरेबल आउटकम्स है। देन आपने A/E1 निकालना होता है, यानी E1 की 1 2 3 4 शो करे और A का मतलब कि एग्जैक्टली 1 हेड आए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली 1 हेड आएगा 1 2 3 4 शो करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड वाली कौन सी ऑप्शन है आपके पास, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 3 ऑप्शन है। तो आपके पास 3/8। यहाँ पे A/E2 यानी कि आपके पास 1 2 3 4 शो करे, सॉरी यहाँ पे E1 था, 5 और 6 था, यहाँ पे A/E2 1 2 3 4 एंड एग्जैक्टली 1 हेड। सो 1 2 3 4 एंड एग्जैक्टली 1 हेड में यहाँ पे कितनी ऑप्शंस होंगी। अब देखिए यहाँ पे डाइस है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली 1 हेड है। जब आप 1 2 3 4 कर रहे हैं तो आप सिर्फ कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहे हो, एक ही बार टॉस कर रहे हो, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कॉइन का हेड आएगा या फिर कॉइन में टेल आएगा। जैसे यहाँ पे 5 और 6 का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था A/E1, तो 5 और 6 में तो हमारे पास कॉइन हमें 3 बार टॉस करना था, इसलिए हमने इस सैंपल स्पेस में से देखा कि हेड्स वाली ऑप्शन। बट यहाँ पे जब 1 2 3 4 आना है तो कॉइन तो सिर्फ एक बार टॉस होगा, तो हेड और टेल दो ही ऑप्शन होंगी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हेड की, एक ही हेड आ सकता है और टोटल ऑप्शन कितनी है हमारे पास, 2। ओके, अब आते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। What is the probability that she threw 1 2 3 4 with the dice, 1 2 3 4 with the dice वो थ्रो करे, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी वो किस इवेंट की बात कर रही है, E2 इवेंट की। और आपको विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना, बिकॉज कॉमन इवेंट आपके पास ये एग्जैक्टली 1 है, तो E2/A।
तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 अपॉन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A बाई E2। आपके पास सारी की सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं, अभी हमने निकाल दी। सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 8/11 विल बी योर आंसर। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 machine operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas other two operators जो B and C है वो 5 and 7% defective items बनाते हैं। A is on the job for 50% of the time and B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? अब हमारे पास 3 मशीन ऑपरेटर्स है A, B and C। तो अब देखिए हमारे पास जो इवेंट्स होंगे वो भी 3 होंगे। पहले की आउटपुट A ने क्या प्रोड्यूस की, E2 B ने क्या प्रोड्यूस की, E3 की आउटपुट C ने क्या प्रोड्यूस की। और जो मेन बात है वो यहाँ पे बोली गई है, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। मेन बात की डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका ए इवेंट क्या होगा कि आउटपुट आपकी डिफेक्टिव आ रही है। अब 3 इवेंट्स हैं तो तीनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1, ठीक है, E1 के लिए आप देखो कि आइटम कितनी प्रोड्यूस की है। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि जो फर्स्ट ऑपरेटर है आपके पास प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम। यहाँ पे जो हमारे पास E1 इवेंट है वो डिफेक्टिव आइटम्स का नहीं है, वो है कि आउटपुट कितनी प्रोड्यूस की है ए ने। ठीक है, तो देखो ये वाली फर्स्ट वाली लाइन मत लिखना शुरू कर देना, यही मैं आपको हर क्वेश्चन में समझा रही हूँ कि जरूरी नहीं पहले लाइन होगी तो वो पहली ही प्रोबेबिलिटी है, वो आगे पीछे करके देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है आपको। फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम, बी एंड सी ये डिफेक्टिव आइटम के बारे में बोला है, 1%, 5%, 7%। आपको आगे क्या पूछा है, आउटपुट कितनी जनरेट करेगा। ए जो है वो 50% ऑफ टाइम के लिए है, तो वो 50% टाइम के हिसाब से करेगा। ठीक है, तो 50% ऑफ द टाइम ए का दिया हुआ है, यानी उसकी आउटपुट 50%, 50/100। जो बी है वो 30% के लिए है, तो 30/100 E2। सी जो है वो 20% के लिए, यानी 20/100। ठीक है, देन आप आगे भी निकालते हो A बाय E1। अब E1 क्या है, आउटपुट जो A ने जनरेट करनी है, और A क्या है कि वो डिफेक्टिव होनी चाहिए। अब आ जाओ, आप जो फर्स्ट आपको लाइन दे रखी है कि A ने कितनी परसेंट डिफेक्टिव की, 1%, तो यहाँ पे A की 1% यानी 1/100। अब ऐसे ही डिफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू B, तो उसने 5% की, तो 5/100। ऐसे ही A/E3 यानी C ने डिफेक्टिव कितनी की, 7% यानी कि 7/100। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी कि डिफेक्टिव आइटम जो है वो ए ने प्रोड्यूस की होनी चाहिए, यानी ए वाला इवेंट आपके पास क्या है, E1। तो आपने क्या निकालना है, E1/A। 3 इवेंट से डर नहीं जाना, सिर्फ आपके पास नंबर ऑफ इवेंट ज्यादा हो गए, क्वेश्चन वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम अभी भी क्या होगी, क्योंकि E1/A लेना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। नीचे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आती हैं, इसीलिए आप पहले E1 का लोगे प्लस E2 का लोगे देन प्लस E3 का लोगे। ठीक है, तो वही चीज है, बस नंबर ऑफ आउटकम बढ़ जाती है। अब सभी चीजों की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, जस्ट आपने यहाँ पे पुट करना है एंड ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, देन आपके पास जो लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। अब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड गुम गया। From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. अब जो बचे उनमें से 2 कार्ड्स निकाले गए और दोनों डायमंड्स निकले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। जो गुम चुका है कार्ड, फर्स्ट जो लाइन में बोला ना लॉस्ट, तो लॉस्ट कार्ड वो डायमंड होगा, ये प्रोबेबिलिटी बतानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी, क्योंकि देखो यहाँ पे इवेंट्स चल रहे हैं। अब आप कई बच्चे पूछते हैं मैम बेस थ्योरम का कैसे पता चलेगा, इवेंट्स चल रहे हैं। यहाँ पे 52 कार्ड में से एक लॉस हो गया। अब इस स्टेटमेंट पे अगली स्टेटमेंट डिपेंडेंट है कि रिमेनिंग कार्ड में से 2 कार्ड निकाल दिए, फिर इस स्टेटमेंट पे अगली कि दोनों बोथ डायमंड्स है, फिर इस पे अगली कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ
डायमंड है। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट चल रही है, तो जब ज्यादा स्टेटमेंट्स आ जाती हैं हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अगर मैं E1 इवेंट, क्योंकि दो ही इवेंट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि या तो यहाँ पे लॉस्ट जो कार्ड है आपको बोला है बोथ डायमंड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा। क्वेश्चन में क्लियरली अगर बोले तो एक ही दे रखा है इवेंट कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, ठीक है। बट लॉस्ट कार्ड इज द डायमंड, दूसरा क्या हो सकता है, हम जो इवेंट ले सकते हैं कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं होगा, जरूरी थोड़ी कि जो गुमा है वो डायमंड ही है, जो गुमा है वो डायमंड नहीं भी हो सकता। तो E2 जो हम लेंगे कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, ठीक है। अब ए जो मेन है बात वो यहाँ पे क्वेश्चन में बोली गई है कि जो दो कार्ड्स निकाले हैं वो दोनों ही डायमंड है, ठीक है, कि बोथ कार्ड्स आर डायमंड। सो ए इवेंट क्या है कि बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, ठीक है। अब इवेंट्स बना लिए, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी E1 की कि जो लॉस्ट कार्ड है वो तो डायमंड ही था, डायमंड में से ही कोई था। अब डायमंड के कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, 13 में से कोई था हो, तो वो 13 अपॉन टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं, 52, ठीक है। अब E2 की वो लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था, ठीक है, तो अब 52 में से 13 छोड़ दो, तो बाकी जो कार्ड्स यानी कि 39 कार्ड्स बचे वो लॉस्ट कार्ड उनमें से होगा, अगर वो डायमंड नहीं था। 39/52 ये प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, क्योंकि A/E1 भी निकालना होता है। E1 मतलब कि वो डायमंड था, ठीक है, लॉस्ट कार्ड इज द डायमंड। और ए क्या है कि जो बोथ कार्ड्स आपने निकाले हैं वो आपके डायमंड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, देखो आपके पास 52 कार्ड्स थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें से एक कार्ड गुम गया, तो अभी 51 कार्ड बोले, उन्होंने ये नहीं बोला कि जो गुमा है उसको दोबारा हमने डाल दिया कि विद रिप्लेसमेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो 52 कार्ड थे, उनमें से एक गुम गया, अब टोटल 51 कार्ड बचे, ठीक है। अब E1 इवेंट के हिसाब से देख रहे, इवन मतलब कि लॉस्ट कार्ड डायमंड ही था। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें दो कार्ड निकालने हैं, E1 का विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। ए में बोला ना कि बोथ ड्रॉन कार्ड्स, यानी अब हम दो कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो दो हम इकट्ठे निकाल रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब चीज इकट्ठे होती है कि दोनों ही चाहिए तो प्रोबेबिलिटी में हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जब और होता है कि या तो ये या वो, तो हम एडिशन का यूज करते हैं। तो अभी क्या है कि बोथ कार्ड्स चाहिए। अब हमने बोला है E1 में कि वो कार्ड डायमंड ही था, तो डायमंड के तो आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब बोला कि डायमंड का ही गुम गया, तो 13 में से यानी 52 में से जो एक गुम के 51 बना, यानी वो 13 में से ही निकला होगा एक, इसीलिए अब कितने बच गए डायमंड के, 12 कार्ड बच गए, क्योंकि उनके हिसाब से वो डायमंड का ही गया। तो 12 प्रोबेबिलिटी पहले कार्ड की जो हमने निकाला, और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हुए, 51, ठीक है। अब देखो एक कार्ड निकल चुका है, ठीक है। अब मुझे दूसरा निकालना है, अब दूसरा भी उन्होंने, क्योंकि E1 इवेंट के हिसाब से देख रहे, E1 इवेंट मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड, यानी दूसरा भी, अब जो डायमंड के 12 पत्ते बचे हैं, मुझे दूसरा कार्ड भी इन 12 में से ही निकालना है। तो 12 में से मैंने एक और निकाल दिया, तो अब कार्ड कितने बचे, 11, और टोटल में से भी एक और कम हो गया यानी कि 50। क्योंकि हमें दोनों कार्ड चाहिए इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इधर आ जाते हैं A/E2। अब E2 क्या है कि लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड, डायमंड नहीं है वो, ठीक है। ए वही कि दो कार्ड निकाल लें, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब देखो टोटल हमारे पास 51 कार्ड्स हैं, ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि हम एक कार्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसके बाद हमने दो कार्ड्स निकालने, ठीक है। तो यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू ए ले रहे हैं हम, बेसिकली दो कार्ड्स के लिए प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। तो एक कार्ड निकाल चुके हैं, यानी रिमेनिंग कार्ड तो हमारे 51 ही है, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास 51 ही थे रिमेनिंग कार्ड्स। अब 51 में से 13 डायमंड के होंगे, और यानी कि 38 आपके पास दूसरे कार्ड्स होंगे, 51 माइनस 13 कर दीजिए, 38 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बोला A/E2, यानी कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, तो आपने डायमंड नहीं है, तो यानी कि जो पहला आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, और जो निकालने हैं दोनों कार्ड्स, बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड। तो आपने क्या किया, 13 में से पहला कार्ड निकाला, तो अपॉन 51 आ गया, ठीक है। अब एक कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक कम होगा
वो 13 माइनस 1 यानी कि 12 अपॉन, तो टोटल में भी एक कम हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड आपने करना है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे E1/A आपने निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। बीइंग अ डायमंड वाला इवेंट हमने क्या लिया? E1 इवेंट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास E1 और विद रिस्पेक्ट टू A लेना, तो आपको पता है ऊपर क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, नीचे भी E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। तो आपके पास ये आपने प्रोबेबिलिटीज लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी, एक चीज यहाँ पे E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन काफी हो रही, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे E1 जो है वो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, तो आपके पास ये चल रहा है। सेम नीचे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसलिए इधर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो आपके पास ये है इंटू A/E2, तो आपके पास ये चल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ तक 12th क्वेश्चन तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 13 एंड 14 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आप करना है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, आपने अभी तक बताया नहीं है, किसी के डाउट्स हैं या नहीं है, अदरवाइज मैं इस क्लास में इसके डाउट्स भी ले लेती। अभी भी जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लेना एंड मेरे को डाउट साथ ही साथ बता दिया करो, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये थोड़ा सा आपका हायर लेवल है। अभी तक आप 10th 9th से लेके +1 तक जो प्रोबेबिलिटी करते हैं वो कंपैरेटिवली ईजियर है। यहाँ पे एज सच मतलब कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट्स है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि साथ ही साथ आप क्लियर करते रहोगे, अपने लॉजिक्स क्लियर रखोगे तो प्रोबेबिलिटी इजीली कर सकोगे एंड स्कोरिंग है नो डाउट। बट अगर लॉजिक्स नहीं, आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो प्रोबेबिलिटी ये वाला नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, तो साथ ही साथ पूछ लिया करो। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगली एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज आपके पास बेस्ड है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में। ठीक है, आप एक बार दोबारा लॉग इन कर लीजिए, देन हम ये स्टार्ट करते हैं।